स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और सेवानिवृत्त प्रसारण कर्मी गोपाल औटी से यूनुस खान की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी श्री गोपाल औटी जी। एक बार फिर से आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। बातें हो रही थी और आपने बताया किस तरह से श्रोताओं का प्यार आपको मिलता रहा है और कितनी रोमांचक ये यात्रा रही है, कितनी समृद्ध, जिसमें बड़ी हस्तियों से मिलने और उनसे बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। आकाशवाणी के इस काम में एक अनुभव सभी को होता है और वो है अचानक इमरजेंसी में कार्यक्रम बनाना। जी। ऐसे किस तरह के अनुभव आपके रहे हैं? आकाशवाणी तो एक बहुत प्रासंगिक काम करने वाला माध्यम है और जब ये प्रासंगिक तक हो जाएगी आकाशवाणी सब बासी हो जाएगी। जी। इसलिए आपने जो पूछा बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि क्या ऐसे कार्यक्रम कभी करने का मौका मिला, तो ऐसे कई कार्यक्रम करने का मौका मिला। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको एक ही देता हूं कि आकाशवाणी अलग अलग प्रिंट मीडिया से क्या आगे जा सकती है। इसके बारे में जब हम सोचते थे तो चुनाव प्रसारण सामने आता था। मध्यावधि चुनाव हो, लोकसभा के, विधानसभा के, स्थानिक रेडियो केंद्र का क्या उसमें रोल हो सकता है। अहमदनगर जैसे, नासिक जैसे, खंडवा जैसे स्टेशन का क्या रोल हो सकता है। लेकिन नहीं, हमने ये प्लान किया बैठकर, हमने इसको बहुत ठीक तरह से सोचा कि आकाशवाणी केंद्र अपना छोटा हो लेकिन आकाशवाणी पर सुबह 8:30 बजे पहला चुनाव परिणाम घोषित हो सकता है। क्यों न होगा। एक जिले में सरासरी तौर पर 15-16 तालुका होते हैं। 15-16 तालुका प्लेसेस में हमने प्रतिनिधि भेजे। तब तालुका स्तर पर बहुत बार मतगणना होती थी, बहुत बाद में फिर वो जिला स्तर पर और एक ही जगह होने लगी है और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है तो वो बहुत आसान हो गया है और बहुत जल्द हो गया है। आकाशवाणी के परिणाम को लेकर हमने नासिक, खंडवा, रत्नागिरी यहाँ पर जो प्रोग्राम किए वो लोगों ने इस तरह से अप्रिशिएट किए कि न्यूज़पेपर में दूसरे दिन पहले पृष्ठ पर न्यूज़ आया करती थी। चुनाव को हर परिवार तक ले जाने के लिए आकाशवाणी ने अपनी बाजी मारी है और आकाशवाणी सब मीडिया से आगे चल गया है। कल हमारे शहर पर आकाशवाणी की छवि छाई रही। ये याद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार हम प्रोग्राम कर्मियों ने भी इस तरह से सोचना चाहिए कि कहाँ पर हम कुछ अलग करके दिखा सकते हैं। तो लगभग 4 या 5 घंटे में सारे चुनाव परिणाम घर तक पहुंचाना और उन सारे परिणामों को पहुंचाते समय मुख्यमंत्री से लेकर स्थानिक पार्लियामेंटेरियन तक, जो जीता है और जो हारा है, इन सब तक इंटरव्यूज, इनके रिएक्शंस प्रसारित करने में बड़ा मजा आया। उन स्टेशनों ने एक एक दिन में लगभग 3-3 लाख रुपए का रेवेन्यू आकाशवाणी को प्रदान किया और एक नया रिकॉर्ड स्थापन हुआ है। जी। आकाशवाणी पुणे में आपका बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है और पुणे एक वैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक नगरी रही है। यहाँ आपके कार्यकाल के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यूज के बारे में हमें बताइए। आकाशवाणी पुणे ने तो सारे वो मौके दिए जो उसके पहले मैं 5 साल विज्ञापन के क्षेत्र में था तो उन बातों को मिस करता रहा। आकाशवाणी पुणे ने ऐसा निश्चित किया एक बार कि विविध भारती के जैसे क्यों ना हम बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को बुलाएं और क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है, और वो सक्सेसफुल हुआ। हमने विशेष गीत गंगा नाम का कार्यक्रम मराठी में शुरू किया जिसमें जाने माने लोग अपने जीवन के अनुभव, अपने पसंदीदा गीत, उन पसंदीदा गीतों के बारे में विश्लेषण, ये सारा लेकर स्टूडियोज में आते थे। तो यूनुस जी कौन नहीं आया उसमें जी। उसमें अमोल पालेकर आए, दिलीप प्रभावलकर आए, वैभव मांगले जो आजकल बहुत पॉपुलर है अलग अलग सीरियल्स में, अलग अलग ह्यूमरस प्रोग्राम में, वो आए। और ऐसा हुआ कि जो असंभव लगता था, इसलिए असंभव कि इतने बड़े लोग क्या समय है, ये इतना समय निकाल पाएंगे, लेकिन अमोल जी तो स्टूडियो में 2-2, 3-3 घंटे एडिटिंग के लिए भी बाजू में बैठे रहे हमारे संजय भुजबल जी के साथ कि नहीं, ये मैं हर शब्द, हर गीत कैसा हुआ है, कैसा सुपर इम्पोज हुआ है, ये सब देखूंगा, सुनूंगा और फिर हम चलेंगे। इस निमित्त उन बड़े लोगों की सादगी भी पता चली, उन लोगों का अपने काम के प्रति एक प्यार जो होता है वो भी पता चला। लगभग हमने 30-35 हस्तियों को इसमें आमंत्रित किया और वो सारे लोग आए
और बड़ा मजा आया। डॉक्टर जयंत नार्लिकर से जुड़ी कोई याद? जयंत नार्लिकर एक इतना बड़ा इंसान है जिसने साइंस पॉपुलैरिटी में बहुत बात की। अभी अभी वो चल बसे, लेकिन वो जाने के 3-4 महीने पहले जब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो सामने से जयंत नार्लिकर जी को हाथ पकड़े हुए उनकी मिसेस लेकर आ रही थी। हमने रुककर उनके पैर छुए, उनको बताया थोड़ा सा, क्योंकि उनको सब याद रहना तो आवश्यक नहीं है। उसके पहले ही 2-3 सालों में हमने लगभग 3 रिकॉर्डिंग्स पुणे केंद्र के लिए और आकाशवाणी दिल्ली के लिए भी की थी उनकी। इंग्लिश में की थी, मराठी में की थी। तो उनको मैंने ऐसे ही पूछा कि कैसे लगता है आकाशवाणी के लिए, क्या आप आ पाएंगे? तो बोले बिल्कुल, और आप गलती से भी मेरे घर पर रिकॉर्डिंग के लिए टीम इसलिए ना भेजना कि मैं चल फिर नहीं सकूंगा, चढ़ नहीं सकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहां आऊंगा, स्टूडियो में बात करूंगा। और आप क्या चाहते हैं, मैंने पूछा। वो बोले कुछ नहीं चाहता, मैं बस आपके जरिए लोगों से बात करना चाहता हूँ, बच्चों से। तो फिर हमने बच्चों को ही बुला लिया। हमने 2 लड़के 2 लड़कियां 12-14 उम्र की, और उनको वो सारे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया कि एक साइंटिस्ट को लेकर आपके मन में क्या क्या बातें आती है। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ यूनुस जी, वो कि नार्लिकर जी तो खुश हुए, लेकिन बच्चे बड़े खुश हुए कि इतने बड़े नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट को आज हम मिल पाए, उनसे बात कर पाए। और जाते समय नार्लिकर जी ने यही कहा कि भैया, आपने वन साइडेड ब्रॉडकास्ट करके जो वन वे ट्रैफिक है वो छोड़ के आज 2 वे ट्रैफिक का जो अनुभव दिया वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। आगे भी ऐसे ही होते रहे, बच्चे मुझसे बात करते रहे, मैं उनसे बात करता रहूं। क्या बात है। अब विज्ञापनों की दुनिया में आपने काम किया और केंद्रीय विक्रय एकांश से जुड़े रहे, ये मुझे पता है। ये कितना मुश्किल काम था? वैसे देखा जाए तो मुश्किल नहीं था, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में एक बहुत अच्छी परंपरा काम की रही है कि काम कैसे, किस तरह से, किस स्टेप से होना चाहिए। ईयरली प्लानिंग क्या होता है, 6 मंथली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, मंथली, डेली क्या होता है, ये सब तैयार है। बस काम करने वाले चाहिए, और इस तरह से चाहिए कि वो अपने नौकरी से प्यार करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से प्यार करते हो, और उनके मन में एक उत्साह, उमंग सतत निरंतर भरी हुई है। तो सीएसयू में एक बात ध्यान में आई कि काम करने वाली जो एजेंसीज है रेडियो की, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, वो अगर बढ़ जाए तो काम 4 गुना 5 गुना हो सकता है। और वहीं पर कुछ न कुछ बातें अटकी थी। तो मान लीजिए लगभग 300 350 से लेकर हमने 1200 तक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पूरे भारत भर एस्टेब्लिश की, जिनको 10% या 15% कमीशन के साथ काम करने का एक ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल है। और ये सारे एजेंसीज बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहते थे। एफएम का एक नेटवर्क बढ़ गया था बाय दैट टाइम, और एफएम के कारण लोगों को अच्छा स्पष्ट रूप से बिना व्यत्यय सुनने को मिल रहा था। कार तक रेडियो फैल रहा था, और क्लाइंट्स एक तरह से खुश थे कि अब हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां हम पहुंच सकते हैं। तो ये बात वहां पर बहुत अच्छी हुई। और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टाइजिंग, स्पॉट्स, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, ये उन लोगों से सक्सेसफुल होते हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोगों को आकाशवाणी से जोड़ना, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, चाहे कोई प्रोडक्शन हाउस हो, तो ये सब हम सक्सेसफुली कर पाए। ये तो टीम वर्क है। बहुत अच्छी टीम मुझे उस वक्त मिली, तो शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम कर पाया। वरिष्ठ लोगों ने भी काफी एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर रखा, जो सुझाव थे वो हुए। और क्या बताऊं मैं आपको कि अमीन सायानी जी से लेकर शुभांगी संगवई तक, मराठी कलाकारों से लेकर अच्छे अच्छे लोगों तक, इस दृष्टि से वो आते रहे कि जहां जहां प्रोडक्शन हाउस में उनको काम करना है, अपने प्रोडक्शन हाउस के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आकाशवाणी के जरिए विविध भाषाओं में भारत भर के स्टेशनों में बुकिंग करना है, तो ये लोग भी आते रहे। एक अच्छा एटमॉस्फेयर ये देखा कि लोग चाहते तो है, लेकिन हम कितना ईमानदारी से पहुंचना चाहते हैं, ये बड़ा आह्वानात्मक था, और कुछ हद तक हम कर पाए। आपने रेडियो में टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा है। पहले स्पूल वाले रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, और उसके बाद अब हम सॉफ्टवेयर तक आए हैं। पहले श्रोताओं के खत आते थे, वहां से फिर फोन का सिलसिला हुआ, फिर एसएमएस का सिलसिला हुआ, और अब हम सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए श्रोताओं से जुड़ गए हैं। तो बदलते हुए इस दौर के बारे में और इससे जुड़े अनुभवों के बारे में आप क्या बताएंगे? बदलता हुआ दौर एक ऐसा सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन, एक ऐसा सम्मान ब्रॉडकास्टर्स के मन के लिए लेकर आया जो हमारी सैलरी से बहुत बढ़कर था।
एक जो सुस्थिरता होती है सरकारी नौकरी में, वो अगर आपकी नौकरी आपको दे रही है तो मुझे लगता है कि आपका दायित्व बनता है कि बहुत अच्छा काम हम कर पाए। ऐसे समय टेक्नोलॉजी के बदलाव उन सारे सपनों को सपोर्ट कर रहे थे जो आप चाहते थे। एक एग्जाम्पल है कि क्यों हम आकाशवाणी पुणे में कार्यक्रम करते समय हम क्यों ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में और अमेरिका में सुन न पाए। रेडियो ऐप आया और ऑल इंडिया रेडियो जैसा ऐप जब लोगों ने स्वीकारा तो गूगल ने भी आकाशवाणी पुणे को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया कि ये ऐप आने के बाद सबसे ज्यादा डाउनलोड ऐप हुआ है पुणे परिक्षेत्र में। और ये स्थिति हो गई कि लगभग 35 देशों में आकाशवाणी के पुणे के कार्यक्रम और वैसे भी सारे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने जाने लगे। एक जमाना था जब मेरा केंद्र मुझे अपने शहर में ही ठीक सुनाई नहीं आता था, शॉर्टवेव की अपनी मर्यादाएं थी, वो सब पीछे पड़ गई। और हमारे सारे इंजीनियरों का इसमें बड़ा योगदान है, उनका बहुत कठिन कठिन क्षेत्रों में जाकर ट्रांसमीटर्स को एस्टैब्लिश करना और सारे नई नई बातों को स्टूडियो में इंटीग्रेट करना, ऐसी तरह से इंटीग्रेट करना कि आपका काम आसान हो जाए। वरना यूनुस जी आप भी जानते हैं कि अगर मैं 15 मिनट का रेडियो रिपोर्ट कर रहा हूं प्रधानमंत्री की विजिट पर, तो मैं 12-12, 13-13 टेप्स, कंपेयरिंग टेप अलग है, उद्घोषणाओं की अलग है, इफेक्ट्स की अलग है, ये सारे लेकर जाता था। लगभग मैं किसी गांव से आया हूं, इस तरह से 12-14 टेप्स लेकर जाता था। आज कंप्यूटर के एक क्लिक पर मेरा सारा एडिटिंग हो सकता है। इतना सारा बदलाव जब आया तो ये आकाशवाणी के कार्यक्रम को आगे लेके गया, आकाशवाणी के कार्यक्रमों को और दूर दूर तक फैलाते गया। और नतीजा ये हुआ कि जो आकाशवाणी बहुत मर्यादित क्षेत्र में सुनी जाती थी कभी कभी, वो आज कभी भी कोई भी सुन सकता है। अगर मैं शिव कुमार शर्मा इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता हूं तो वो कह सकते हैं कि मैं कलकत्ता में कल सुन लूंगा इसको। एक जमाना वो संभव नहीं था, फिर उनको रिकॉर्डिंग करके उनको टेप भेजना भी संभव नहीं था। आज व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, हम सारा एक दूसरे को पहुंचवा सकते हैं। अब इस बातचीत के आखिर में मैं चाहूंगा कि आप आकाशवाणी परिवार के लोगों को, जिनमें ब्रॉडकास्टर्स भी शामिल हैं और श्रोता भी शामिल हैं, अपनी आखिरी बात कहें। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूंगा कि मेरा अनुभव मुझे ये बताता है, मेरी नौकरी मुझे ये बताती है कि हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई है। हमारे कार्यक्रम लोगों के मन को आनंद दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम लोगों के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम पुलिस को और सर्वसामान्य आदमी को जोड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम बॉर्डर पर काम करने वाले सैनिक को एक आत्मबल दे सकते हैं, उस सैनिक की परिवार को और उस सैनिक को जोड़ सकते हैं। इतना सारा अगर सामर्थ्य हमारे कार्यक्रमों में छुपा हुआ है तो फिर हमें काहे का न्यूनगंड है। हमारे मन में कौन सी ऐसी डर की बात है कि हम आगे जा नहीं पाते या बहुत प्रभाव से कुछ कर नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मर्यादा है तो वो अपनी खुद की होती है। और मुझे लगता है कि सारे कार्यक्रमों के ऐसे अवसर आप ज्यादा उत्साह से और उमंग से ले सकते हो जो आपके पास पहुंचते हैं, क्योंकि आप उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, लोगों तक पहुंचवा सकते हैं। मुझे लगता है कि लोगों के जिंदगी में आनंद भरना और लोगों के जिंदगी को एक रिलीवेंस प्राप्त करा देना कि यस, द लाइफ इज सो गुड, द लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इट इज वर्थ। किसी ने कहा है कि वो पहली नहीं है सॉल्व करने के लिए, वो एक बहुत अवास्तव है जिसे अपने को स्वीकार करना चाहिए और उस स्वीकार के साथ ही, उस शरणता के साथ ही आगे जाना चाहिए। लोगों के जीवन में अगर आप कुछ अच्छाइयाँ दे पाए तो आपको सबसे बड़ी वो आपके लिए उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें हमारे साथ आपने की। जिस विविध भारती को सुनते सुनते बड़े हुए, वहां पर जाकर कुछ काम करना, बताना, ये बड़ा सौभाग्य है। और आप जैसे बहुत सजग और बहुत अच्छा तजुर्बा रखने वाले उद्घोषक के साथ बात करना, ये और भी बड़ा सम्मान है। धन्यवाद, शुभकामनाएं। स्मृतियों के स्वर, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और सेवानिवृत्त प्रसारण कर्मी गोपाल औटी से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। स्मृतियों के स्वर।